डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं न्यूक्लियर डीएनए कंटेंट, सी वैल्यू पैराडॉक्स एंड सी वैल्यू एनिग्मा। इसको समझने के लिए हम तीन हेडिंग सब हेडिंग लिए हुए हैं, जिस ओरिजिन ऑफ द टर्म, वेरिएशन अमंग द स्पीसीज, वेरिएशन अमंग द स्पीसीज में सी वैल्यू पैराडॉक्स और सी वैल्यू एनिग्मा, एंड थर्ड हेडिंग है कैलकुलेटिंग सी वैल्यू। उसके अंदर है ह्यूमन सी वैल्यूज़ को पता करना। तो देखते हैं ओरिजिन ऑफ द टर्म क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है कि किसी भी स्पीसीज़ के हैप्लॉइड न्यूक्लियस मतलब गेमीट में उपस्थित डीएनए की मात्रा जो कि पिकोग्राम में होती है उसको हम सी वैल्यू कहते हैं। पिकोग्राम मतलब 10⁻⁻12 ग्राम। ठीक है, यह हैप्लॉइड सेल में उपस्थित डीएनए कंटेंट की मात्रा को सी वैल्यू पैराडॉक्स सी वैल्यू कहा गया। अब देखते हैं आगे कि सी वैल्यू जो वर्ड है किसके द्वारा खोजा गया। तो ये ह्यूसन स्विफ्ट द्वारा 1950 में खोजा गया और यह 1C 2C आदि से संबोधित किया, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इसे गलत ढंग से समझा, जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स समझा या कंटेंट समझा या कम्प्लीमेंट समझा। और ये जो 1C है या 2C है, ये डीएनए कंटेंट की मात्रा जो किसी भी हैप्लॉइड सेल के पूरे जीनोम में डीएनए की पिकोग्राम में मात्रा है उसके लिए कहा गया। 1948 में वेंड्रेली नाम के वैज्ञानिक ने ये बताया कि किसी भी जीव के समस्त सेलों में उपस्थित डीएनए की मात्रा कांस्टेंट यानी निश्चित होती है। सी वैल्यू पैराडॉक्स सामान्यतः हमने अभी तक के हैप्लॉइड सेल में उपस्थित डीएनए कंटेंट की मात्रा को लेकर किया हुआ है, जिसको हम पिकोग्राम में बताते हैं। वेरिएशन अमंग द स्पीसीज में देखते हैं तो देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा वेरिएशन लिया हुआ है। एनिमल्स के केस में 3300 यानी 3300 गुना, प्लांट्स में 1000 गुना और प्रोटिस्ट में 3 लाख गुना तक के वेरिएशन देखने को मिलता है। सी वैल्यू वेरिएशन का किसी भी जीव की कॉम्प्लेक्सिटी और नंबर ऑफ जीन से कोई संबंध नहीं होता। जैसा कि हम जानते हैं कि एक सिंगल सेल प्रोटिस्ट जैसे अमीबा का जीनोम की मात्रा ह्यूमन जीनोम की मात्रा से कई गुना ज़्यादा होती है। तो इससे ये साबित होता है कि ह्यूमन बीइंग जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं वो कम डीएनए कंटेंट लिए हुए हैं, जबकि जो अमीबा है वो बहुत ज़्यादा डीएनए कंटेंट लिया हुआ है। तो इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्सिटी या नंबर ऑफ जीन का संबंध सी वैल्यू से निर्धारित नहीं होता है। सी वैल्यू एनिग्मा और सी वैल्यू पैराडॉक्स एक प्रकार से पजल है या एक पहेली है जो हमारे आसपास उपस्थित विभिन्न स्पीसीज़ के सेल्स में उपस्थित डीएनए की मात्रा को लेकर आई है, क्योंकि डीएनए की मात्रा हर जीव में अलग अलग आई है, जबकि उनकी कॉम्प्लेक्सिटी या उनकी इवोल्यूशन में अविकसित होने के बावजूद भी उनमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। कुछ लोग सी वैल्यू एनिग्मा भी कहना पसंद करते हैं, क्योंकि यह बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाता है कि जीनोम साइज जो इवोल्यूशन में है वो कैसे आया। इससे भी अधिक जो पैराडॉक्स है वो यह एक प्रकार का समझने में कमी उत्पन्न होती है, जिसके कारण उसको पैराडॉक्स कहा गया। देखते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स वर्ड जो है वो किसने कब दिया है। तो इसके पहले 1948 में रोजर वेंड्रेली और कोलेट वेंड्रेली ने यह बताया कि डीएनए कंटेंट किसी भी जीव के समस्त सेलों में एक निश्चित मात्रा में होता है। और यह भी बात पता लगी कि कोई भी जीव का कॉम्प्लेक्सिटी या नंबर ऑफ जीन की संख्या उसके सी वैल्यू से निर्धारित नहीं हो सकती। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ सैलामेंडर ह्यूमन बीइंग की तुलना में 40 गुना अधिक डीएनए कंटेंट प्रत्येक सेल में लिए हुए रहता है। सी वैल्यू पैराडॉक्स जो वर्ड है C.J. थॉमसन ने सन 1971 में डिस्क्राइब किया था। वह इसलिए डिस्क्राइब
था पैराडॉक्स वर्ड, क्योंकि वह बहुत सारी चीज़ों को समझा पाने में असमर्थ था। उस समय तक के कोई बात क्लियर नहीं हो पाई थी। लेकिन 1970 में उसी दौरान 1970 में नॉन कोडिंग डीएनए का पता लगा था, जिसके बाद सी वैल्यू पैराडॉक्स को समझने में कुछ मदद मिल पाई। जीनोम साइज डज नॉट रिफ्लेक्ट जीन नंबर इन यूकैरियोटिक्स। जीनोम साइज ये कभी नहीं बताता कि जीन नंबर किसी यूकैरियोट में कितने होंगे। मोस्ट ऑफ देयर डीएनए इज नॉन कोडिंग, और इस कारण क्योंकि उनके डीएनए में बहुत सारे जो डीएनए है वो नॉन कोडिंग डीएनए होते हैं। नॉन कोडिंग के लिए प्रोटीन की कोडिंग नहीं रहती उसमें। देयरफॉर डज नॉट कंसिस्ट ऑफ जीन, इसलिए वो जीन नहीं होते बल्कि एक वैसे ही सीक्वेंसेस पड़े रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यह पता लगा है कि ह्यूमन जीनोम में केवल 2% प्रोटीन कोडिंग रीजन है। इसके अलावा 98% नॉन कोडिंग रीजन्स है। तो इससे पता लगता है कि इतनी ज़्यादा डीएनए की मात्रा होने पर भी हमारे पास केवल कुछ ही मात्रा ऐसी है जो डीएनए की जो प्रोटीन के लिए कोड करती है। अब सी वैल्यू एनिग्मा की बात करें तो सी वैल्यू एनिग्मा, जो कि स्विफ्ट द्वारा 1950 में सी वैल्यू की वर्ड का टर्म का डेरिवेट किया था, जिन्होंने सीजे थॉमसन ने 1971 में सी वैल्यू पैराडॉक्स बताया था। इसी प्रकार सी वैल्यू एनिग्मा कैनेडियन बायोलॉजिस्ट डॉक्टर टी रेयान ग्रेगरी ने 2000 में कॉइन किया था, और उस एनिग्मा के द्वारा उन्होंने काफ़ी चीज़ समझाने की कोशिश की थी कि जो पैराडॉक्स के अंतर्गत समझाना पाना थोड़ा सा मुश्किल था। हम देखते हैं एक लाइनियर रिलेशनशिप बिटवीन जीनोम साइज एंड ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी और जीनोम साइज का यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें कि वायरस बैक्टीरिया सबसे पहले, फिर उसके बाद एल्गी फंजाई से ज़्यादा जीनोम साइज लेके हुए हैं, फिर उसके बाद वॉर्म्स हैं, उसके बाद इंसेक्ट हैं, फिर इकाइनोडर्म्स हैं, फिर फिश है, फिर एम्फीबियन है, फिर बर्ड है, फिर रेप्टाइल है, फिर मैमल है, फिर फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो एक विकास क्रम दिखता है कि जीनोम साइज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह का एक हैप्लॉइड जीनोम कंटेंट जो हमें दिखाई दे रहा है, जिससे कि ये पता लगता है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रही है जीनोम साइज से। लेकिन फिर भी ये जो पैराडॉक्स वर्ड है, कई जीवों में ये समानता से अप्लाई करने पर पॉसिबल नहीं हो पाया, जैसे कि सैलामेंडर है या अमीबा है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में डीएनए कंटेंट था ह्यूमन बीइंग की तुलना में भी, जबकि ये दोनों ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग की तुलना में कम कॉम्प्लेक्सिटी धारण किए हुए हैं। सी वैल्यू एनिग्मा सी वैल्यू पैराडॉक्स के जैसे नहीं है। यह एक्सप्लिसिट डिफिनीशन करता है और इंडिपेंडेंट है, और बहुत सारे उन प्रश्नों का जवाब दे पाता है जो यहाँ लिखे हैं, जैसे कि व्हाट टाइप ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए, किस प्रकार के नॉन कोडिंग डीएनए हैं, व्हाट पोर्शन है, कितना हिस्सा है, ये कहाँ से आया है, ये कितना फैला या कितना घट गया है इवोल्यूशन के दौरान समय के साथ साथ, और इनका क्या इफ़ेक्ट है, नॉन कोडिंग डीएनए किसी जीव के न्यूक्लियस में कितना है, यह सब। और इसके साथ साथ सम स्पीसीज जो है कि क्यों स्ट्रीमलाइन, मतलब जितना उनके पास कोडिंग प्रोटीन डीएनए है उतना ही उनका जीनोम साइज है, जबकि कोई जीव ऐसे भी हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नॉन कोडिंग जीन है। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर हमें नॉन कोडिंग डीएनए के जानने के बाद पता लग पाए। अब हम देखते हैं कि सी वैल्यू पैराडॉक्स का कैलकुलेशन करते हैं, तो कैसे करते हैं। तो जैसे 1 पिकोग्राम यदि डीएनए है तो उसमें 978 मिलियन बेस पेयर होंगे। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। जीनोम साइज इक्वल टू 0.978 इंटू 10⁹ इंटू डीएनए कंटेंट। तो इस तरह से 978 मिलियन बेस पेयर यदि हम डीएनए का देखेंगे तो वो 1 पिकोग्राम होगा। इसी तरीके से हम उसका एटॉमिक मास में भी उस पिकोग्राम को कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1.660539 इंटू 10⁻⁻12।
और इस तरह से वैल्यू हमारी निकल जाती है। मीन मास पर न्यूक्लियोटाइड पेयर के लिए हम एक कितना वैल्यू आएगा पिकोग्राम में 1.023 इंटू 10⁻⁻⁹ एक्चुअल ये वैल्यू आएगी। तो इस तरह से एक पिकोग्राम के लिए 0.978 इंटू 10⁻⁹ बेसिस पेयर होंगे। अब यहाँ देखते हैं कि एक टेबल दिया हुआ है जो कि रिफर्ड है कि कहाँ से लिया हुआ है। इसमें होमो सेपियंस जो है 3.4 मिलियन किलो बेस पेयर उसके पास बेस पेयर हैं। और देखते हैं तो सबसे नीचे में देखिए लिखा हुआ है अमीबा डुबिया, जिसकी बेस पेयर की संख्या या सी वैल्यू की संख्या कितनी ज़्यादा है ह्यूमन बीइंग से, जबकि प्रोटिस्ट जो होता है मतलब ह्यूमन बीइंग की तुलना में कम एडवांस जीव है। अब देखते हैं सी वैल्यू कैसे ह्यूमन में कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट किया जा चुका जैसा है उसकी वैल्यू है 3.031 बिलियन बेस पेयर होगा एक्स गैमेट के लिए, और वाई गैमेट के लिए होगा 2.932 बिलियन बेस पेयर। वही एक्स गैमेट, वाई गैमेट और 22 ऑटोसोम्स मिलकर टोटल जीनोम साइज तय होगा, या तो 22 ऑटोसोम्स एक्स या 22 ऑटोसोम्स और वाई क्रोमोसोम से मिलकर गैमेट बनेगा। लार्जर साइज ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट इन साइज ऑफ द टू गैमेट्स। अब यदि हम देखें कि XX जाइगोट में कितने बेस पेयर होंगे तो 6.062 बिलियन बेस पेयर होंगे, जबकि XY मेल जाइगोट के लिए 5.963 बिलियन बेस पेयर होंगे। और यदि हम सी वैल्यू की बात करें तो XX फीमेल जाइगोट के लिए 3.099361, जबकि मेल जाइगोट के लिए जिसको XY से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके लिए 3.157877 सी वैल्यू आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।